कहते हैं ना, अक्लमंद है वो शख्स जो अंजाम सोच के काम करे। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। आरबीआई की अगली पॉलिसी में अंजाम क्या होगा, इन्फ्लेशन का, ग्रोथ का और आपकी जेब का। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के 3 बड़े जाने माने अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, हमारे इस खास शो आवाज एमपीसी में। क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी सर, इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी और बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस साहब। आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच आप सबका आज एक साथ जुड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन सब जानते हैं ये जो मामला है आज नहीं तो कल थमेगा। ऐसे में आरबीआई क्या इंतजार करेगा या इन्फ्लेशन के खिलाफ इस बार की पॉलिसी में मोर्चा खोलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। पर डीके सर, सबसे पहले तो स्टेज सेट करते हैं। हमारी और आपकी पिछली मुलाकात हुई थी जब लास्ट क्रेडिट पॉलिसी थी, मेरे ख्याल से 6 फरवरी का वो दिन था। तब से अब तक दुनिया काफी बदल गई है डीके सर। वो कहते हैं ना, फरवरी का काम, उसके सामने अप्रैल का केओस, कहां से कहां तस्वीर आके खड़ी हो गई है। टफ टाइम्स एमपीसी मेंबर्स के लिए। सेंट्रल बैंकर जितने भी हैं सबके लिए बहुत टफ टाइम है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो, क्योंकि ये सिचुएशन इवॉल्व कर रही है और एक तरह से मल्टी डायमेंशनल, जिसको पॉली क्राइसिस भी बोलते हैं, कई एंगल जिसके हैं। कितनी देर तक रहेगी उसका भी हमें पता नहीं है, एक तरह से फॉग है आगे। तो इस स्थिति में सेंट्रल बैंक जो है, कुछ ने तो विदेशों में अपने इन्फ्लेशन टारगेट्स और इन्फ्लेशन फोरकास्ट को ऊपर कर दिया है और गाइडेंस भी थोड़ा हॉकिश हो गई है। इंडिया में मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति है वो ग्रोथ के लिए थोड़ा सा डाउनसाइड ऑफिस क्रिएट करती है और इन्फ्लेशन के लिए अपसाइड करती है। कितना होगा ये तभी क्लियर होगा जब ड्यूरेशन ऑफ वॉर और इंटेंसिटी ऑफ वॉर और उसका इम्प्लीकेशन जो है वो सामने आएगा। तो इस स्थिति में एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो ऑयल शॉक है या एनर्जी शॉक है, ये दुनिया अभी तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बड़ा एनर्जी शॉक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इससे पहले कभी बंद नहीं हुआ। तो और इसके और कई फैसिलिटीज मिडिल ईस्ट में जहां से हमारे यहाँ तेल आता है उनमें डैमेज भी हो गया है। और ये एक तरह से नल की तरह तो है नहीं कि आपने लड़ाई खत्म हुई आपने खोल दिया। जो डैमेज हुआ है, इवन नॉर्मल टाइम्स में अगर ऑयल फील्ड्स को बंद कर दिया जाए तो उसको ओपन करने में टाइम लगता है, और इस समय तो वो लैग जो होता है, टाइम लैग, वो और बढ़ जाएगा क्योंकि डैमेज भी हुआ है। तो इसलिए स्थिति काफी अनिश्चित बनी हुई है। चाहे आप इसको ऑयल को देखें, गैस को देखें, फर्टिलाइजर, ट्रेड, ये फ्रेट कॉस्ट, सभी चीजों में एक तरह से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अनिश्चितता की स्थिति जो जैसा पिछले साल भी थी, वो उससे ज्यादा अनिश्चितता इस समय बनी हुई है। पिछले साल तो टैरिफ की अनिश्चितता थी, उसका कुछ असर नहीं पड़ा, एक्चुअली इकोनॉमी ने ज्यादा अच्छा किया। पर यह स्थिति थोड़ा अलग है, क्योंकि जो इकोनॉमी के लिए जो लुब्रिकेशन है इकोनॉमिक मशीन के लिए, वो तेल से आता है और हमारा तेल ज्यादातर इंपोर्ट होता है। गैस पे भी हमारी डिपेंडेंस बढ़ गई है। तो काफी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को जब वो आगे की तरफ देखेंगे। और अभी मुझे लगता है कि वो एक तरह से कॉशियस स्टांस ही रखेंगे और पॉलिसी स्टांस न्यूट्रली रहेगा और अभी फिलहाल कुछ नहीं करेंगे वो। यही फरवरी में जब चर्चा हो रही थी, जब रेपो रेट 5.25 पे छोड़ा था, तब कच्चा तेल बहुत मैनेजेबल लेवल्स पे था, रुपया स्टेबल था, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स इस तरह से उफान में नहीं थे। 60 दिन डाउन द लाइन सारी तस्वीर बदली हुई थी। हाँ, ये ड्यूरेशन यानी कि वॉर कितना लंबा चलेगा और इंटेंसिटी कितना गहराएगा, इसकी तो कोई क्लैरिटी है ही नहीं। सबसे बड़ी इशू वही है। जोशी सर कह रहे हैं ये इम्पैक्ट लंबा खिंच सकता है। कतर ने तो कहा ही है, उनको अपनी लाइंस को वापस स्टेबलाइज करने में 3 से 5 साल तक का वक्त लगने वाला है। और अभी तो कई सारी ज्योग्राफीज ने असल इम्पैक्ट कच्चे तेल का देखा ही नहीं। अभी तक तो जहाज क्योंकि साइकिल की स्पीड से चल रहे होते हैं, तो अभी तो पहुंच रहे हैं। अब धीरे धीरे करके रिपरकशंस अप्रैल ऑनवर्ड्स फील करेंगी बाकी ग्लोबल इकोनॉमीज, तब पेन शुरू होगा। तो ये सरदर्द तो काफी बड़ा है।
अदिति, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो इस पॉलिसी के लिए, मैं पोल पे बाद में जाता हूं, अदिति से पहले चर्चा कर लेता हूं, क्या एक्सपेक्ट करें इस बार जब 8 अप्रैल वेडनेसडे को सुबह 10 बजे गवर्नर साहब आएंगे उनके एमपीसी का फैसला लेकर, तो क्या वापस स्टेटस को की बात करेंगे, 5.25% पे छोड़ देंगे, दरों में कोई छेड़छाड़ करने की तैयारी हो रही होगी? आप कैसे देखते हो, क्या लाइकली आउटकम होने वाला है इस बार ब्याज दरों का? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, साथ में दो और फैक्टर्स हैं, प्राइस और अवेलेबिलिटी। इनपुट्स के क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और इनका काफी रिपल इफेक्ट इंडिया के मैक्रोज पे आगे जाके दिख सकता है। तो बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन है। हमने एक रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटीज हम देख रहे हैं। अगर FY27 की एवरेज क्रूड ऑयल प्राइस $85 पर बैरल रहती है, क्योंकि बहुत जल्दी भी अगर लड़ाई थम जाती है तो जैसे डीके साहब ने कहा, आपने कहा, जो अवेलेबिलिटी है उसको नॉर्मलाइज होने में और प्राइस को नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारा बेस केस $85 पर बैरल है क्रूड का, जो फरवरी के बेस केस से काफी ऊपर है। तो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। इसमें हम जो जीडीपी ग्रोथ है उसको देख रहे हैं 6.5% पे, और सीपीआई इन्फ्लेशन को हम देख रहे हैं 4.3% पे। अगर कोई भी पेट्रोल और डीजल के रिटेल प्राइसेस में इंक्रीज नहीं आती है तो ये अब हमारे लिए नया बेसलाइन है जो हम FY27 के लिए देख रहे हैं। अब मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन एमपीसी के सामने यही होगा, बहुत ही अनसर्टन एनवायरनमेंट में, कि वेट एंड वॉच ही कंटिन्यू करें। अप्रैल की पॉलिसी से जून की पॉलिसी तक काफी कुछ चेंज हो सकता है, काफी कुछ नॉर्मलाइज भी हो सकता है। तो जल्दी कोई डिसीजन लेने का मेरे हिसाब से अभी पॉइंट नहीं है। वेट एंड वॉच रहे, डेवलपमेंट बेस्ड, डेटा बेस्ड अप्रोच स्टांस में यही मेंटेन करें, और स्टांस को अभी न्यूट्रल ही रखें। स्टैंड जहां तक दरों में छेड़छाड़ की बात है, एक स्टेटस को, यानी कि 5.25% पे दरें जस की तस बनाए रखी जाए। वाकई अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, अगली पॉलिसी में जब आ रहे हो तो क्या पता सिनेरियो क्या हो, क्या पता वापस पीस टाइम पे लौट आए हो, यू नेवर नो। तो इसीलिए एक स्टेटस को, और इनफैक्ट पहला सवाल इस बार की सीएनबीसी आवाज के एमपीसी का यही था कि रेट साइकिल, तो वो जो कट की साइकिल थी वो तो क्लियरली स्टॉल हो चुकी है। तो ऐसे में इस बार लाइकली आउटकम होगा क्या? तीनों के जवाब, तीनों एक्सपर्ट जो इस समय पैनल में, तीनों दिग्गज अर्थशास्त्री यही कह रहे हैं, स्टेटस को, जिसको ब्यूटिफुली डिफाइन कर दिया है। क्यों स्टेटस को? अदिति ने, तो वो दिखाएंगे नहीं राइटर साहब क्या? आपकी प्लेटें चल नहीं पा रही हैं, सबका देखिए बदलाव नहीं। तीनों विकल्प रखे थे मैंने, स्टेटस को, एक सरप्राइज हाइक की बात हो जाए तो स्टेटस को की तरफ सबके सब एक्सपर्ट जाते हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था कच्चा तेल, जिसकी डीके सर ने शुरुआत करी, अदिति ने भी फिर से मेंशन करा। सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट इस वेस्ट एशिया क्राइसिस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद वो कच्चे तेल की है। कच्चा तेल लंबे अरसे से $100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ऐसे में महंगाई पर असर, क्या FY27 के महंगाई के, इन्फ्लेशन के फोरकास्ट आरबीआई मूव करने की तैयारी कर रहा है? और मैंने 3 विकल्प रखे थे, सिग्निफिकेंट अपवर्ड रिविजन 4.5% के आसपास, उसके ऊपर, या एक मार्जिनल ट्वीक जो 4% की पिछली बार पॉलिसी में बात करी थी उसी के इर्द गिर्द, या फिर तीसरा विकल्प था कि इस समय ऐसा कुछ नहीं, दे जस्ट लुक थ्रू, यानी कि मान के चलेंगे एक टेम्पररी ग्लिच है, परमानेंट चेंज नहीं हुआ है, इग्नोर करेंगे जो स्मोक इस समय देखने को मिल रही है। वैसे दोनों, दो एक्सपर्ट्स, डीके सर और मदन सर, दोनों कह रहे हैं 4.5% के ऊपर। इवन अदिति भी कह रही है मार्जिनल सही, लेकिन 4.3% के आसपास वो आंकड़ा शायद इस बार देखने को मिले। ये है कहानी। मदन सर, कच्चा तेल, मेरे को याद पड़ता है जब पिछली बार खूब स्पाइक हुआ था तो बार बार हम एंकर्स के लिए वो सेंसिटिविटी मैथ हाईलाइट किया गया था। वो कहा जाता है कि अगर 10% कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई शायद 30 बेसिस पॉइंट के आसपास का इजाफा दिखाती है। ये गणित अभी भी ऐसे ही बैठा हुआ है क्या? ना, अभी तो ऐसा है कि लॉट विल डिपेंड अपॉन जो गवर्नमेंट करेंगे एज फार एज रिटेल प्राइसेस आर कंसर्न। क्योंकि हमने देखा कि 1-2 हफ्ते पहले सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, तो जो भी लॉसेस जो ओएमसीज कर रहे थे, दैट हैज बीन पार्टली कॉम्पेंसेटेड बाय लोअरिंग ऑफ द एक्साइज ड्यूटी। तो जब तक कस्टमर है, कंज्यूमर है, जो हम पंप पे कर रहे हैं, दैट प्राइस रिमेन अनचेंज्ड। क्वेश्चन यही है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइस $100 के ऊपर
फॉर अ लॉन्गर टाइम इफ इट रिमेन, तभी तो प्रॉब्लम होगा कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे लगेगा कि सरकार भी दे विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फॉर द कंज्यूमर। तभी हम देखेंगे कि जो भी इम्पैक्ट होगा सीपीआई पे वो ज्यादा होने वाला है। तो जब आप बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन विल बी अबव 4.5%, बेसिक असम्पशन यहाँ पे है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर वॉर कंटिन्यू होगा, द गवर्नमेंट विल डिसाइड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, तभी तो कंज्यूमर को हिट करेगा। अभी तक अब जो भी हमने देखा है, जो भी इंक्रीज हुआ है क्रूड ऑयल के प्राइस में, दैट हैज बीन अफेक्टिंग मोर द डब्ल्यूपीआई रादर देन द सीपीआई। और जो भी इंफ्लेशन जो अभी तक सरकार ने किया है बाय lowering the excise duty, at some point of time they cannot do it, they will have to pass it on to the consumer. इसलिए हमारा ये एस्टिमेट है कि जो भी इन्फ्लेशन होगा, जब क्रूड ऑयल प्राइस साउथ से ज्यादा रहेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और सरकार इंटरवीन करेंगे और प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम जो सीपीआई पे ज्यादा असर आएगा। अभी भी हमने देखा है कि जैसे हम रेस्टोरेंट होटल में जाएंगे या एयर फेयर को देखेंगे, दे हैव ऑलरेडी बीन इंक्रीज। तो वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो हुआ है क्रूड ऑयल प्राइस की वजह से, वो अभी भी हम देख सकते हैं। कई कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज ने अनाउंस किया है कि वे भी अपना प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे। सो ऑल दिस विल रियली मीन दैट इन्फ्लेशन इज गोइंग टू रिमेन इन द हायर रेंज रादर देन द लोअर रेंज। और जैसे कि आप बोल रहे थे कि रेट कट साइकिल इज डेफिनेटली ओवर, अभी हम यही बात करने का है कि विल इट बी 25 बेसिस पॉइंट्स, 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज, और जब कब होगा। So to our mind, I think 25 basis points by December looks more or less certain. So 5.5% होगा जब हम दिसंबर पहुंचेंगे। मैं आऊंगा उस पे, मैंने अलग अलग सवाल रखे तो मैं पोल दिखाऊंगा। मदन सर का आंसर आ गया है, सबके बाकी आते रहेंगे। लेकिन मदन सर से कह रहे हैं, सिलेंडर की कीमतें बढ़ी, कमर्शियल की, डोमेस्टिक की, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ी, अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें जो पंप्स में, मदन सर क्यों नहीं बढ़ी? स्टेट इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं क्या? जो वैसे नहीं है, क्योंकि हर साल तो स्टेट इलेक्शन होता है, तो इट बिकम्स इजी फॉर वन टू से स्टेट इलेक्शन। बट आई थिंक वो होल्ड ऑन कर रहे हैं कि क्योंकि ये हमेशा ये assumption है कि वॉर खत्म होने वाला है, और एक बार खत्म हो जाएगा तो यू कांट कीप चेंजिंग रेगुलरली। तो इसलिए आई थिंक द गवर्नमेंट इज एब्जॉर्बिंग द शॉक फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन मान लीजिए फॉर अनदर 3 months दिस वॉर रिमेन्स, और हमारा जो क्रूड ऑयल प्राइस है इट्स हायर देन ब्रेंट तो 100-110 पे चल रहा है, लेकिन इंडियन कॉस्ट तो उससे भी ज्यादा है। So at some point of time, the government will say that look, consumer will have to bear this burden, और तब होगा। नहीं, बात सही है, ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा अगर ये मामला खिंचा, क्योंकि अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पहले अच्छे मार्केटिंग मार्जिन एंजॉय कर रही थी, वो वाइप आउट हुए, अब तो कह रहे हैं निगेटिव टेरिटरी पर है, इसीलिए ज्यादा दिन सस्टेन नहीं हो पाएगा। आज नहीं तो कल इवेंचुअली पास ऑन करना पड़ेगा अगर ये दिक्कतें ऐसे ही सर चढ़ के बोलती रही तो। मैंने सवाल उठाया था पहले तो दरों में कोई छेड़छाड़ का, फिर महंगाई पे असर का, इसका असर फिर ग्रोथ पे मैंने अगला सवाल रखा था कि ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, ये टेंशन्स हैं, ये एनर्जी कॉस्ट जो बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके चलते क्या जीडीपी डाउनग्रेड किया जाएगा? 3 विकल्प रखे थे मैंने, आंसर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। जोशी सर कह रहे हैं और इवन मदन सर कह रहे हैं टू अर्ली टू कॉल, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। शायद हो सकता है आरबीआई एक आध क्वार्टर का और इंतजार करे बिफोर रिवाइजिंग। अदिति कह रही है हाँ, हो सकता है ग्रोथ में कटौती करी जाए, इनफैक्ट 7% के नीचे की चर्चा हो रही है। अदिति, कितना मीनिंगफुल नॉक अब तक, क्योंकि आ गया है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स कह रहे हैं कंपनीज के कि धंधा प्लांट शटडाउन करने पड़ रहे हैं, टेम्पररी शटडाउन है, गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, किल्लत नहीं है, और एक क्वार्टर तो दिख रहा है कि वॉश आउट होता हुआ, एटलीस्ट इंडिया इंक का। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पे आप किस तरह का असर देख रहे हो, किस तरह का कट देख रहे हो अब तक जो आंकड़े हैं उसको देखते हुए? देखिए, डेफिनेटली मेरे हिसाब से इस पॉलिसी में जबकि रेट में चेंज नहीं होगा, स्टांस में चेंज नहीं होगा, और एक कॉशियस और टोन आएगी एमपीसी की तरफ से। एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन और ग्रोथ के जो उनके फोरकास्ट हैं उनमें थोड़ा बहुत बदलाव तो आ ही जाएगा। बाकी जो रेट एक्शन होना है वो अगली पॉलिसी में करना बेहतर होगा या उसके आगे करना बेहतर होगा, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द वॉर। लेकिन कुछ इम्पैक्ट ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे तो जैसे आपने कहा ऑलरेडी दिख रहा है, तो ये तो अभी की पॉलिसी में मेरे हिसाब से ऑलरेडी बेक इन कर ही लेंगे जो नए प्रोजेक्शंस आएंगे, और दोनों नए प्रोजेक्शंस इस बार पहली बार आएंगे नए बेस पे। तो इन एनी केस वो भी एक नई चीज है जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं।
तो फॉर इंस्टेंस इन्फ्लेशन में जैसे मैंने कहा 4.3%, क्योंकि अभी आरएसपीज चेंज नहीं हुए हैं, वो कब होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता। बाकी जो चेंजेस हो चुके हैं प्राइसेस में वो तो जैसे डीके सर ने कहा और मदन ने कहा वो तो हमारे सामने है। ग्रोथ पे प्राइस और अवेलेबिलिटी दोनों का इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने अभी कहा इनपुट की अवेलेबिलिटी ही नहीं है कुछ सेक्टर्स में और उससे ऑलरेडी प्रोडक्शन शटडाउन शुरू हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे जो फोरकास्ट है वो मैंने आपके सामने ऑलरेडी रख दिए। 85 पूरे साल की 85 की एवरेज पे सीपीआई इन्फ्लेशन 4.3% और जीडीपी ग्रोथ 6.5%। मेरे हिसाब से जो एमपीसी इस बार इंडिकेट करेगी सीपीआई अराउंड 4.3%, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं लेगी एमपीसी 4% के ऊपर। और ग्रोथ जो है मेरा एस्टिमेट 6.5% है, लेकिन मेरे हिसाब से एमपीसी जो अपनी तरफ से एस्टिमेट देगी वो कहीं 6.5 to 7% के बीच में होगा, शायद इमीडिएटली 6.5% पे वो नहीं आएंगे। ठीक है सर, जब आप कह रहे हो टू अर्ली टू कॉल, वो एक बार पोल दिखाइएगा डायरेक्टर साहब इस आंसर का। तो एक तो Q1 में खूब सारे अनाउंसमेंट्स ऑलरेडी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स आए। आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि हमारे आसपास की MIDC की अंबरनाथ और वो डोंबिवली की बेल्ट, वो कह रहे हैं कि एक महीने में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लॉसेस हो गए। तो मतलब जीडीपी पे असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा अभी कहना जल्दबाजी होगी, इसीलिए आप रिविजिट नहीं कर रहे हो, ऐसा है क्या? जी, असर तो ऑफ कोर्स पड़ेगा। आपका मतलब अभी वैसे फिस्कल ईयर अभी शुरू ही हुआ है, हम 26-27 की बात कर रहे हैं और अभी अप्रैल का महीना जो है उसमें अभी तक तो इंटेंसिटी वॉर की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कच्चे तेल के दाम और बाकी जो इफेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे महसूस हो रहे हैं। तो ये जैसा मैंने कहा ड्यूरेशन इज वेरी क्रिटिकल। आरबीआई का क्या व्यू है, वो इसको अगर टेम्पररी शॉक मानते हैं तो वो आई थिंक उसमें उसको इग्नोर कर सकते हैं, पर अगर इसमें अंदेशा है कि ये लॉन्ग ड्रॉन हो सकता है और ज्यादा डीप हो सकता है, तब तो आई थिंक वो फिर नंबर बदलना शुरू कर देंगे। पर अभी जैसा हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि अभी अनिश्चितता है तो इसमें फिक्स गाइडेंस, फिक्स फोरकास्ट देना बहुत ही मुश्किल है। तो वो एक मेरा ख्याल ये भी हो सकता है कि वो रेंज पे काम करें, पर जनरली आरबीआई एक नंबर देता है, फिर बताता है कि इसको डाउनसाइड रिस्क है या अपसाइड रिस्क है। अभी तक गाइडेंस ये थी कि बैलेंस है, रिस्क का बैलेंस। तो अब हो सकता है कि वो गाइडेंस दे कि रिस्क आर टू द डाउन साइड। बिल्कुल ठीक, रिस्क आर टू द डाउन साइड। और अभी हाँ, ये FY27 की चर्चा हो रही है, अप्रैल की शुरुआत में पॉलिसी है और पता नहीं है वॉर का अपडेट क्या होने वाला है। तो ठीक है, टू अर्ली टू कॉल, लेकिन हाँ धक्का जरूर लगेगा ग्रोथ पे, इस पे तो कोई शक नहीं। एक और सरदर्द था रुपया। पिछले हफ्ते लास्ट ट्रेडिंग सेशन था गुरुवार का, जब ऑलमोस्ट 95 से फ्लर्ट कर रहा था। मैंने ऐसे ही पूछा था क्या एग्रेसिवली आरबीआई को करेंसी मार्केट्स में इंटरवीन करना चाहिए? जवाब आपके सामने है। मदन सर, पैसिव इंटरवेंशन तो हो रहा है, वॉर फुटिंग पे ना हो रहा हो, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से स्पेकुलेटिव आर्बिट्राज कर्व करने की कोशिश हो रही है, हमारा फॉरेक्स ड्रेन आउट हो रहा है, अब हम थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं उस फ्रंट पे। क्या पॉलिसी में भी कुछ एक्सपेक्ट करोगे आप इस फ्रंट पे? दरों में तो छेड़छाड़ नहीं हो रही, तो मेरी जेब पे तो असर नहीं पड़ेगा, आरबीआई एकदम वॉर फुटिंग मोड पे तो नहीं जाने वाला। कुछ करेगा क्या, कुछ कदम उठाएगा क्या? पॉलिसी में मेरे ख्याल में देयर वोंट बी एनी अनाउंसमेंट फॉर करेंसी मैनेजमेंट, क्योंकि आरबीआई का जो पोजीशन है कि दे डू नॉट टेक एनी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ द करेंसी, और जब भी एक्सेस वॉलेटिलिटी होता है दे विल बी मेजर्स इन इंट्रोड्यूस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो वहीं पर प्रैक्टिस भी हुआ है कि जो क्रेडिट पॉलिसी होता है वहां पे कोई मेजर नहीं करते हैं। तो जैसे कि वे देखते हैं कि मार्केट में कुछ अनयूजुअल चीजें जैसे वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी था, in that case the RBI will intervene and have appropriate measures. So policy is mainly aimed at repo rate और stands, जो दोनों main issues है, और जो target करते हैं inflation। Currency तो consideration है, और जो भी articulation होगा policy में, it will be the normal thing about how the RBI feels about the currency। लेकिन डायरेक्ट जो करने वाले हैं that definitely they do not announce under policy and as a rule they don't even speak about it। जो भी अगर हम देखेंगे कि कोई भी इंटरव्यू अगर आरबीआई ऑफिशियल से होता है, they never really mention about what they're going to do on currency। तो जो गाइडलाइंस में है, जो कोविडली करते हैं, ऐसे तो स्टेप्स देखते हैं कि दिन में जो हो रहा है, इफ दे फाइंड दैट देयर इज टू मच ऑफ एक्टिविटी इन द एनडीएफ मार्केट, तब कोई अनाउंसमेंट हो सकता है, इंटरवेंशन हो सकता है, स्पॉट सेल्स, फॉरवर्ड सेल्स, सब कुछ हो सकता है।
But in the policy, मेरे ख्याल में they'll be silent in terms of any measures. हाँ, ये बात सही है। रुपए की ज्यादा चर्चा होती नहीं है, होती भी है तो 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर किसी रिपोर्ट ने सवाल उठा दिया तो उस पर जवाब आता है, उससे ज्यादा बियॉन्ड शायद आमतौर पर चर्चा रुपए की होती नहीं है। इस बार दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी जब वेडनेसडे सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर साहब एमपीसी का फैसला सुनाने आएंगे। लेकिन जिस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं, क्या रेट हाइक्स अब वापस टेबल पे लौट के आए हैं? क्या एक्सपेक्ट करूं? इस बार नहीं, लेकिन साल के सेकेंड हाफ आते आते दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत होगी। मदन सर ने अपनी आंसर्स में वैसे ही चर्चा कर दी थी कि हाँ ऐसा होता हुआ नजर आएगा। डीके सर और अदिति कह रही हैं नहीं। डीके सर, लास्ट टाइम चर्चा हुई थी ना, तो एक अपनी चर्चा में लास्ट एक होप बची हुई थी। फरवरी में जब अपन पॉलिसी के दिन चर्चा कर रहे थे या इवन एमपीसी में बैठे हुए थे, लग रहा था एक विंडो है शायद। अब तो वो विंडो पूरी तरह से बंद हो गई है ना? जी हाँ, वो विंडो अभी खत्म हो गई क्योंकि अब इन्फ्लेशन को रिस्क बढ़ गया है। हाँ। और इस वजह से और ड्यूरेशन वॉर का हमें पता नहीं है, तो इसीलिए वो वेट एंड वॉच अप्रोच रखेंगे और जब क्लैरिटी आनी शुरू होगी उसी हिसाब से आई थिंक एक्शन लिया जाएगा। मेरा मानना यह है कि अभी फिलहाल वो स्टांस को भी न्यूट्रल रखेंगे और अपनी जो गाइडेंस है उसको भी कॉशियस, जैसा कि अदिति जी ने भी कहा था, कॉशियस रखेंगे, क्योंकि अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है। इसमें कोई एक फिक्स गाइडेंस देना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए इसको ये मान के चलें कि वो अवश्य कहेंगे कि इन्फ्लेशन के लिए अपसाइड रिस्क बढ़े हैं, वो सब बात सही है, पर रेट में क्या होने जा रहा है उसके बारे में हमें कुछ भी हिंट नहीं मिलेगा इस पॉलिसी से। परफेक्ट। ये बदल गया। पिछली अदिति ने तो कहा था कि उनके हिसाब से शायद वो लास्ट विंडो थी, खत्म हो गई है, या उससे पहले ही उन्होंने कहा था कि अब वो खत्म हो गई कहानी। डीके सर जरूर कह रहे थे एक विंडो थी, लेकिन तब से अब तक इन 60 दिनों में सारी तस्वीर बदल गई है। अब दरों में कटौती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर लीजिए। मदन सर ने वैसे बातचीत के कह दिया था, मदन सर 25 बेसिस पॉइंट और दिसंबर के आसपास, ये कह रहे हो ना आप? या बिल्कुल, क्योंकि मॉनसून का भी जो होने वाला है, जो प्रोस्पेक्ट्स है, अभी लग रहा है कि ये एल नीनो के बारे में बात कर रहे हैं। So in case there is some shock in terms of kharif output, तब inflation will be even higher, probably trending towards 5%. उस समय we can be expecting rate hike हो सकता है। अगर हम जो ट्रैक करते हैं कि OIS मार्केट, अगर आप स्वैप मार्केट में देखेंगे, they are actually talking of 3 rate hikes, 6% तक बोल रहे हैं 9 months के लिए। डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है, लेकिन if I have to discount 3 to 1, that is what would be my position on rate hike. परफेक्ट। एक लास्ट सवाल था जो चर्चा में बार बार आ भी रहा था सबके, कंसेंसस रेपो रेट को लेकर स्टेटस को का है, तो फिर स्टैंस है जहां असली ड्रामा है, वहां तो न्यूट्रल का था अब तक कि ईदर डायरेक्शन में एमपीसी मूव कर सकता है, मैदान खुला है। क्या इस बार आरबीआई का रुख न्यूट्रल बना रहेगा? तीनों एक्सपर्ट्स हाँ कह रहे हैं, तीनों एक्सपर्ट्स हाँ कह रहे हैं। अदिति, स्टैंस नहीं बदलेगी क्या आरबीआई? अब कुछ तो हॉकिशनेस का तड़का ऐड करना होगा ना? देखिए, स्टांस एज सच न्यूट्रल रहेगी, जो उनकी कमेंट्री होगी उसमें वॉचफुलनेस जरूर आएगी। हॉकिशनेस मुझे लगता है अभी इट्स टू अर्ली। तो मतलब स्टेटस को पॉलिसी, स्टैंस न्यूट्रल, जिसका तर्ज बना रहेगा। मैं सारे पोल को एक साथ रिकैप करूंगा ब्रेक के उस पार। डीके सर, अदिति जी, मदन जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, कुछ हद तक तस्वीर क्लियर करने के लिए। वेडनेसडे सुबह होने क्या वाला है, उस दिन आप लोग होंगे भी हमारे साथ, तब और जब अनाउंसमेंट्स आएंगे उनको डिकोड भी कर लेंगे। थैंक यू लेकिन आज जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार ये जो सारा एमपीसी का पोल था उसका एक बढ़िया सा रिकैप लेकर लौटता हूं।